हेलो विद्यार्थियों। आज हम ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो भ्रष्टाचार है। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है या बातचीत करने का एक टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार, या जिसको हम करप्शन भी कहते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो हमें विशेष रूप से यदि देखें तो विश्व में सभी जगहों पर पाई जाता है और इसका कोई ना कोई रूप आपको सब जगह मिल जाएगा। और इसी कारण भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो वर्तमान समय में बहुत गंभीर हो चुकी है। यदि हम भ्रष्टाचार को समझें कि क्या होता है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार जो है एक ऐसे अनैतिक आचरण होता है या एक ऐसा भ्रष्ट आचरण होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत कार्य करने लग जाता है। वर्तमान में यदि हम अखबार देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, बहुत बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता, नौकरशाह, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। इसको हम यदि शाब्दिक अर्थ पे देखें या इसके अर्थ पे यदि हम जाते हैं तो भ्रष्टाचार का जो शब्द बहुत बड़े अर्थों में भ्रष्टाचार का व्यापक शब्दों में प्रयोग किया हुआ है। पुलिस और सरकारी अधिकारी आपने देखा होगा कि कार्य करने की एवज में घूस लेते हैं, या जिसको हम रिश्वत कहना कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को या पूरा करवाने के लिए लोग पैसा देते हैं। यदि व्यापारी वर्ग देखें तो वो कम तोल देते हैं या अपने अनाज में पत्थर वगैरह या कुछ इस तरह का डाल देते हैं जिससे वो अनाज खराब हो जाता है। सरकारी संस्थाओं में आपने देखा होगा जो आंगनबाड़ी की कार्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी अखबारों में हम पढ़ते हैं कि जो उनको दिया जाता है खाना उसमें कचरा मिला हुआ है, गंदगी मिली हुई है, जिसको हम मिलावट भी कहते हैं। ये भी भ्रष्टाचार का रूप है। काला बाजारी हो गया, स्मगलिंग हो गया, न्यायाधीश द्वारा पैसा ले लेते हैं, अपराधी जो है मुक्त हो जाता है पैसा देकर। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं या बहुत सारे ऐसे स्वरूप हैं जो कि हम भ्रष्टाचार के अंदर देखते हैं। यदि एक आंकड़ा देखते हैं तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो फरवरी 2022 में जारी किया गया है उसमें 180 देशों की जो सूचकांक मिला है भ्रष्टाचार का, बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत का जो है इसमें 85वां स्थान है। जहाँ तक हम बात करते हैं विदेशों में काले धन की, तो भारतीयों का पैसा आपको सर्वाधिक मिलता है वहाँ पर। एक स्विस बैंक का ही डायरेक्टर के शब्द हैं जो कि मैंने एक अखबार में पढ़े। उसमें ये लिखा है उन्होंने, डायरेक्टर ने, कि विदेशी बैंकों में भारत का पैसा सर्वाधिक है। और यदि हम कहें कि भारत गरीब है किंतु पैसा जो है स्विस बैंकों में सबसे ज़्यादा भारतीयों का पाया जाता है। तो अब सरल शब्द में यदि हम कहें कि भ्रष्टाचार क्या है, तो ये एक रिश्वत लेने का और देने का कार्य हम कह सकते हैं। और यदि हम देखें तो हम जब अपने निजी लाभ के लिए हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और जिससे कि समाज के नियमों का उल्लंघन होता हो, वो सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार की परिभाषाओं के बारे में यदि अपन बात करें तो भारतीय दंड विधान जो है उसमें 161 में लिखा है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी अपने जो उसको तनख्वाह मिलती है उसके अतिरिक्त जब कोई लाभ लेता है और अपने डिसीजन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो वह भ्रष्टाचार से संबंधित कहलाता है। साथ ही साथ इलियट और मैरिल ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को जानबूझकर लाभ पहुंचाते हैं तो वो भ्रष्टाचार का एक रूप पाया जाता है।
बहुत अधिक परिभाषाएं हम भ्रष्टाचार के लिए बोल सकते हैं, किंतु भ्रष्टाचार निरोधक समिति है जो 1964 के अनुसार उन्होंने भ्रष्टाचार की एक बहुत व्यापक परिभाषा लिखी है। और उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक पद मतलब कोई ऑफिसर पद या सरकारी सेवा में जब कोई व्यक्ति है और उसको एक विशेष स्थिति मिली हुई है, पोजीशन मिली हुई है समाज में, वो अपनी शक्ति और प्रभाव का जब अनुचित रूप से और स्वार्थपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। लक्षणों की बात करें कि हम भ्रष्टाचार को किस किस रूप में देख सकते हैं, तो यूँ कह दीजिए कि अपनी स्वार्थ पूर्ति का एक ऐसा मार्ग है भ्रष्टाचार जिसके अंदर शॉर्टकट मेथड, जैसे मान लीजिए इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम लगाता है और उसकी पूरी जो है वो जीवन चला जाता है पैसा कमाने में, किंतु वही पैसा रिश्वत के रूप में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी ले लेते हैं और उस कार्य को अपने लेवल से करवा देते हैं, तो वो सब भ्रष्टाचार के अंदर आ जाता है। पैसे का लेन देन होता है इसमें पैसा क्या है, आपका उद्देश्य भी है और साधन भी है। इसमें हम अपने निश्चित कर्तव्यों का भी उल्लंघन करने लग जाते हैं और सही मायने में कहा जाए तो भ्रष्टाचार जो है एक घूस देना लेना, ठीक है, लेन देन के सिद्धांत पर आधारित होता है। बात करते हैं हम भ्रष्टाचार के कारणों की। बहुत सारे भ्रष्टाचार के कारण हैं जिसके अंदर राजनीतिक इकाइयाँ जो हैं वो विशेष रूप से यदि हम कहें कि बड़े क्षेत्र में होने के कारण इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और प्राचीन समय में यदि हम देखें स्थानीय और लघु समुदाय राजनीतिक समुदायों के अंदर जो है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना सरल था, किंतु वर्तमान में सभी व्यक्ति इसके हिस्सेदार नहीं बन पाते हैं और इसी कारण भ्रष्टाचार के साधन अपनाते हैं। गंदी राजनीति है, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के अंदर अपने दल को समर्थन करने के लिए अनुचित कार्य करते हैं, लोग पैसा देते हैं, दलालों को कार्य करवाए जाते हैं, झूठ बुलाया जाता है, तो ये सब भ्रष्टाचार के अंदर आते हैं। राजनीति का व्यापार के साथ बड़ा निकट संबंध जो है वो भी इसके अंदर आता है। बड़े बड़े व्यापारी और राजनीतिज्ञ जो हैं वो आपस में गठबंधन होता है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके अंदर वो जो राजनेता है उन व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही साथ सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र होता है, मतलब आजकल सरकार के कार्यों में दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। यदि हम देखें व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क निर्माण, समाज कल्याण के कार्य, सफाई के कार्य, भवन निर्माण के कार्य, यातायात, रक्षा, सभी में जो है भ्रष्टाचार बहुत अधिक पाया जाता है और इन कार्यों का संचालन जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, अधिकारियों द्वारा किया जाता है और ये लोग इन कार्यों के एवज में मोटी रकम लेते हैं जो कि भ्रष्टाचार के अंदर आती है। सामाजिक मूल्य आज के हम देखें तो बदले हैं। अब जो है व्यक्ति समाजवाद या सामूहिकतावादी स्थान पर व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति को बहुत अधिक महत्व दे रहा है और आज का जो व्यक्ति है वो अपना मूल्यांकन धन के आधार पर होने लगा है कि किसी व्यक्ति का घर कैसा है, ज़मीन कितनी है, उसके पास फ्लैट्स कितने हैं, सोना चांदी कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, इसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन हो जाता है और इनको इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति गलत तरीकों को अपनाता है। जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तो इसे छिपा कर रखना आसान हो जाता है। हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिनमें देखिए कि जो बड़े नेता वगैरह होते हैं वो दीवारों के अंदर जब पैसा चुनवा देते हैं, तो ये जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है इसे छिपा कर रखना बहुत आसान हो गया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के तरीके ऐसे ऐसे हुए हैं, किंतु किसी को भी कठोर दंड ना मिलने के कारण वो व्यक्ति कुछ समय के पश्चात छूट जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन जो है वो भ्रष्टाचार
में काफ़ी उत्तरदायित्व होता है। आज का व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर होता है, चाहे वो कैसे भी कमाया गया हो। तो धनी व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, तो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे व्यक्ति का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। तो ये भी एक तरीका है। आज देश में चारों ओर चरित्र और नैतिकता का संकट बढ़ गया है, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति, जो दिनों दिन धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बनी रहती है लोगों में, इसके कारण वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ शिक्षा का भी अभाव है। साथ ही साथ बेकारी, जैसे बेकारी से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहता है, और जब वह पैसा देकर नौकरी में आया है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं उस पैसे को वापस लूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही वो नौकरी में आया है। और आगे भी ऐसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कानून का जो है, लोगों के बारे में कानूनों की जानकारी भी नहीं है, और जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार अधिक हो जाता है। साथ ही साथ अपर्याप्त वेतन है, जिन कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रष्ट साधन अपनाते हैं। आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, राजनीतिक और विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में कंपटीशन इतना है कि व्यक्ति वैध और अवैध तरीके से, जैसे साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके वो धन कमाना चाहता है। साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो विशेष रूप से इसके अंदर पाई जाती है। साथ ही यदि हम देखें कि अब भ्रष्टाचार के क्या स्वरूप हैं हमारे यहाँ पर, कैसे कैसे आपको भ्रष्टाचारी मिलते हैं, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, अब इसमें क्या करते हैं, राजनीतिक दल और नेता जो है वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए पैसों का सहारा लेते हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं, वस्तुओं के संग्रह करने में मूल्य वृद्धि में छूट दे देते हैं, सरकारी कर्मचारियों के चयन में वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, ट्रांसफ़र के लिए पैसे लेते हैं, कहीं भेजना हो डेपुटेशन करते हैं उसका पैसे लेते हैं। तो ये जो है, आपने देखा होगा परीक्षाएं कितनी आउट हो रही हैं आजकल, ये सब जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का रूप है। भाई भतीजावाद की जो प्रवृत्ति है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि व्यापार में भ्रष्टाचार को हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे खाने में मिलावट करना, लाभ कमाने के लिए गलत कार्य करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, मूल्यों को बढ़ाना, या जैसे किसी चीज़ की अचानक जो है उसको छुपा देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि नींबू के रेट एकदम से बढ़ गए हैं, ऐसे कभी कभी प्याज के बढ़ जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों के रेट जो है वो काला बाजारी की जाती है, उन चीज़ों को कुछ दिनों के लिए छुपा लिया जाता है और बाज़ार में उसकी एक कमी दिखा दी जाती है। इसको हम कृत्रिम कमी कहते हैं, या इसको हम काला बाजारी भी कहते हैं। टैक्स को बचाने के लिए टैक्स चोरी करते हैं वो, और झूठी फर्म बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि बिल देने में आनाकानी करते हैं, तो ये व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम कहें पुलिस विभाग, देखिए जब पुलिस को हम ये कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करने के लिए हैं, किंतु वही पुलिस अधिकारी जो हैं जब अपराध की श्रेणी में या अपराध करने लग जाते हैं तो कई बार पुलिस के लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। कई बार अपराधियों को संरक्षण भी देते हैं, उनसे भत्ता भी ले लेते हैं। पुलिस को बहुत बार घूस लेते हुए पकड़ा गया है, और निश्चित अपना हिस्सा लेके पुलिस उनको छोड़ देती है, और वो जो अपराधी व्यक्ति हैं वो कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं। न्यायालयों में भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है, मतलब अपराधी छूट जाता है, जजेस बिक जाते हैं, और उसके हाथ में जो है मतलब जज के पास जाने के भी पैसे ले लेते हैं, और तो और चपरासी भी उनके पास जाने के पैसे ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी कुछ चीज़ें हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वी रामास्वामी, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं
के कारण संसद में एक बार महाभियोग भी लगा दिया गया था। तो ये न्यायालयों द्वारा भ्रष्टाचार के स्वरूप है। धार्मिक क्षेत्र में आप देखिए आजकल मंदिर, राम मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, अनाथालय, गौशाला के नाम से दुनिया भर का चंदा लेते हैं और इनका जो उपयोग है वो अपने निजी हितों के लिए करने लग जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार है। चंदे की रकम को जो उनके पुजारी वगैरह होते हैं वो खुद ही ले लेते हैं। धार्मिक स्थानों पर पंडे, पुजारी, महंत जो है हरिद्वार के में भी ऐसा देखने को मिला है कि ये सब रात को नशा करते हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। यौनाचार में भी बहुत सारे बाबाओं को हमने देखा है पकड़े गए हैं। तो ये धार्मिक रूप से भ्रष्टाचार है। सामाजिक क्षेत्र में यदि हम भ्रष्टाचार को देखें तो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है। दहेज प्राप्त करने के लिए, दहेज जुटाने के लिए, अनैतिक यौन संबंध, छुआछूत की भावना, शराब, मादक द्रव्यों का प्रयोग करना, ये सब भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए डॉक्टर्स बिना बात के ही ऑपरेशन कर डालते हैं। जो है पेशेंट को डरा दिया जाता है। नकली दवाइयों का बिजनेस हो रहा है। भ्रूण हत्या हो रही है। डॉक्टर पैसा लेते हैं, गर्भपात के लिए भी पैसा लेते हैं। तो ये सब जो है ऐसी कंपनीज़ की वो दवाई लिखती हैं जो कंपनीज़ डॉक्टर को फैसिलिटीज़ देती हैं। तो ये सब जो है झूठे बिल बनाना, या यूँ मान लीजिए कि मेडिकल बिल बनाने के लिए वो जो है भ्रष्टाचार के साधन अपनाते हैं। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे कई रूप हमें देखने को मिलते हैं जिनके कारण हम भ्रष्टाचार को हम देख रहे हैं। साथ ही हम देखें कि भ्रष्टाचार के परिणाम क्या निकलते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो परिणाम हम यही कहते हैं कि इसमें कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों में निराशा, तनाव और संघर्ष के भाव पैदा हो जाते हैं, लोगों के राष्ट्रीय चरित्र को नुकसान पहुंचाता है। तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी कोई ऐसी नई अवधारणा नहीं है। हम देखें अगर इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे भी यदि हम जाते हैं तो महर्षि मनु ने कहा है कि तत्कालीन समाज में व्याप्त घूसखोरी के बारे में बहुत कहा है मनु ने। और उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। और ये एक ऐसी दीमक बताया है उन्होंने जो कि समाज व्यवस्था को निरंतर खोखला करती जा रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं ये बड़े देखते हैं कि हम मानव संसाधन, शक्ति, प्राकृतिक संपदा होते हुए भी भारत में भ्रष्टाचार इतना अधिक क्यों फैलता जा रहा है। तो हमें इसको रोकना है और इसके लिए सबसे पहले हमें कठोर कानूनी कार्रवाई को महत्व देना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक विभागों को सतर्कता से इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस विभाग को विशेष रूप से निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। घूसखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको पब्लिकली इनका जो है निंदा की जानी चाहिए और उपेक्षा की जानी चाहिए। इनके दंड का प्रावधान इतना कठिन होना चाहिए कि भ्रष्टाचार या रिश्वत के केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसको सीधा सस्पेंड किया जाना चाहिए, ना कि उस पर केस वेस चलते रहते हैं तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की ये भूमिका होनी चाहिए कि जो भी उनको चंदा मिल रहा है उसको वो सार्वजनिक करें और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड नियम हैं उनको सरल बनाना चाहिए जिसके कारण भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके। लोकपाल बिल या लोकपाल अधिनियम जो कि राज्यसभा द्वारा 2013 में पारित किया गया था और इसे 16 जनवरी 2014 को लागू भी कर दिया गया था। इसके द्वारा जो मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं उनको जो है उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए जो संपत्ति है उसको जब्त करने का प्रावधान होनी चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि धन जो है या पैसा जो है उसका वास्तविक स्वामी तो होता नहीं है, किसी दूसरे के नाम से उसको वैध बनाने का प्रयास किया जाता है। ये भ्रष्टाचार का बहुत, मनी लॉन्ड्रिंग जो है भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर व्यक्ति को आयकर देना देखिए हमारा फर्ज बनता है। हमारे देश के विकास में हमारे आयकर का जो पैसा है वो लगता है, किंतु बहुत बड़े बिजनेसमैन भी जो है अपना आयकर सार्वजनिक नहीं करते हैं, छुपाते हैं, सही बिल नहीं देते हैं, जिसके कारण आयकर की गणना नहीं हो पाती है। और यूँ कह दीजिए कि निर्धनता को हमें समाप्त करना चाहिए, जिससे कि हम इसका सही तरीके से भ्रष्टाचार को हम रोक पाएँ। आज हमारा राष्ट्र जो है वो नैतिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण। विश्व के देशों की, दूसरे देशों की तरह भारत में भी जो है उपभोक्ता संस्कृति ने जो है मानव को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। यदि हमें राष्ट्र को मजबूत और समृद्धिशाली बनाना है तो हमें उन मूल्यों को स्वीकार करना होगा जो हमारी विरासत का हिस्सा है। राजनीति में यदि हम सत्ता में हैं तो कम से कम हमें ईमानदारी के काम करने चाहिए, अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगवाने चाहिए, ताकि लोगों की रोजगार या रोजी रोटी का इंतजाम होना चाहिए। जब बेरोजगारी ख़त्म होगी तो निर्धनता ख़त्म होगी, और निर्धनता ख़त्म होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म होगा। तो हमें जो है लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो निम्न आय वर्ग को, मध्यम आय वर्ग को अधिक होता है। भ्रष्टाचार में बहुत समितियों का भी गठन किया गया है, जिसमें सबसे चर्चित जो समिति थी वो वोहरा समिति थी, जिसने जुलाई 1993 में भारत में भ्रष्टाचार का अध्ययन किया था। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कमेटियां बनी हैं जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें दास आयोग, आयंगर आयोग, खन्ना आयोग, कपूर आयोग, तो ये बहुत सारे ऐसे आयोग बनाए गए जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 बना, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय दंड संहिता में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास किए गए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बना, जिसे राष्ट्रपति की जो अनुमति से 9 सितंबर 1988 को इसको मान्यता दी गई। साथ ही साथ भ्रष्ट तरीकों से जो प्राप्त की गई गैर कानूनी संपत्तियां हैं उनको जब्त किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। सरकारी अनुदान के बारे में उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए। सूचना का जो अधिकार है वो ईमानदारी से लागू करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बहुत ऐसे तरीके हैं। यदि हम किसी भी जो है नियमों को पारदर्शी बनाते हैं, अधिकारों को जानने का प्रयास करते हैं, तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से भारत में से ख़त्म हो सकता है। किंतु इसके लिए सिर्फ हम ये ना सोचें कि भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी ख़त्म कर सकते हैं या कानून ख़त्म कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पर प्रयास करना चाहिए। यदि हम स्वयं चाहेंगे कि हम पैसा नहीं लेंगे और हम भ्रष्टाचार ना तो करेंगे और ना ही करने देंगे, तभी जाकर हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। नियम ऐसे सरल बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ताकि भ्रष्टाचार जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सके। तो इसी के साथ ही उच्च स्तरीय जांच दल बिठाए जाने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो भारत के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत अधिक फैला हुआ है। हम बहुत रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए
अब भ्रष्टाचार को हम रोकें और स्वयं भी देश को बचाएं, स्वयं बचें और देश को भी बचाएं। थैंक यू सो मच।